गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। कंप्यूटर का जो एक प्राथमिक उपयोग होता है वह डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। यह हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि डाटा संचार के नाम से हम इस प्रणाली को जानते हैं। जो हमारा डाटा कम्युनिकेशन है वह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, एक कंप्यूटर से एक पेरिफेरल डिवाइस यानी कि फ्लॉपी प्रिंटर आदि तक हो सकता है। यह दो कंप्यूटरों को डाटा का आदान प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि हमारा जो डाटा होता है, यदि हम एक कंप्यूटर में डाल चुके हैं और उसे हमें अन्य कंप्यूटर में उस कंप्यूटर के माध्यम से पहुंचाना है, तो यह जो डाटा संचरण की जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि ये जो डाटा कम्युनिकेशन होता है इसके मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, किसी भी प्रकार के डाटा संचरण में मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। नंबर 1 होता है प्रेषक, नंबर 2 होता है प्राप्तकर्ता और नंबर 3 होता है प्रेषक से प्राप्तकर्ता के पास तक पहुंचाने के साधन। यानी कि सबसे पहले जो डाटा भेज रहा है वो होगा, फिर उसके बाद में जो उस डाटा को प्राप्त कर रहा है कंप्यूटर, वह प्राप्तकर्ता कंप्यूटर होगा, और जिसके माध्यम से एक दूसरे तक ये जो संचार का कार्य हो रहा है, वे जो साधन हैं ये तीनों मुख्य तत्व होते हैं डाटा संचार के। प्रेषक किसी न किसी साधन का उपयोग करके ही डाटा को आगे भेजता है। इसी प्रकार से प्राप्तकर्ता किसी न किसी साधन का उपयोग करके डाटा को प्राप्त करता है। कोई भी संचार प्रणाली किसी भी प्रकार की संचार प्रणाली हो वह उसी दशा में अच्छी मानी जाती है जबकि भेजने वाले के पास उसका संदेश ठीक प्रकार से पहुंच जाने की सूचना आ जाए। इस सूचना को हम फीडबैक के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं फीडबैक, जैसे हमारे पास में कोई मैसेज आता है, आप मोबाइल पर नॉर्मली देखिए कोई मैसेज आता है, तो हमारे पास में जब मैसेज आता है और उसका रिप्लाई जब हम सामने वाले जो प्रेषक होता है उसको भेज देते हैं कि हमारे पास में आपका मैसेज आ गया है, तो इसको हम फीडबैक के नाम से जानते हैं। अतः इस प्रकार के डाटा संचरण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें फीडबैक प्रॉपर्टी होना आवश्यक होता है। अब आप देखिए, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, उस कम्युनिकेशन सिस्टम में मुख्य रूप से 4 भाग हो जाते हैं। अभी तक हमने 3 भाग बताए थे, प्रेषक, प्राप्तकर्ता और प्रेषक से प्राप्तकर्ता के पास तक पहुंचाने का साधन। लेकिन अब हमारे पास में डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के 4 मुख्य भाग हो जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट होता है प्रेषक जो संदेश को लिखता है, दूसरा होता है माध्यम जो संदेश को आगे बढ़ाता है, और थर्ड होता है प्राप्तकर्ता जो संदेश को प्राप्त करता है, और हमारा जो 4th भाग है वह है प्रत्युत्तर, यानी कि जो फीडबैक की हम अभी बात कर रहे थे कि जो कि संदेश के पहुंच जाने की पुष्टि करता है। इस प्रकार से अब हमारे डाटा संचार में 4 मुख्य भाग होते हैं, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम एंड फीडबैक। तो ये तो हुआ हमारा डाटा संचार के मुख्य भाग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डाटा संचार की विधियों के बारे में कि किस डाटा संचार के लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जाती हैं। तो देखिए, डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए 3 मुख्य विधियाँ मानी जाती हैं, और इन 3 मुख्य विधियों में से फर्स्ट है सिंप्लेक्स, सेकंड है हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड है फुल डुप्लेक्स। इस प्रकार से ये 3 विधियाँ हैं डाटा संचार की विधियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिंप्लेक्स विधि की, कि सिंप्लेक्स विधि के अंदर क्या होता है।
तो देखिए सिंप्लेक्स मोड में डाटा को केवल एक ही दिशा में भेजा जा सकता है, यानी कि हम हमारा संदेश ओनली भेज सकते हैं, संदेश को प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। यह जो संदेश होता है वह सेंडर से रिसीवर की ओर इसकी दिशा होती है, और इसमें जो सेंडर होता है वह सदैव डाटा भेजता है और प्राप्तकर्ता सदैव डाटा प्राप्त ही करता है। प्रेषक जो होता है वो कभी प्राप्तकर्ता नहीं बन सकता, यानी कि एक ही तरफा इसमें ट्रांसमिशन होता है, सिर्फ प्रेषक ही भेज सकता है, वह उसको प्राप्तकर्ता वह कभी भी नहीं बन सकता। यह एक दिशीय संचरण होता है और इसकी सबसे बड़ी हानि यह है कि यह बहुत ही अधिक विश्वसनीय नहीं होता है। इसके पीछे कारण यह है कि यदि भेजने वाले व्यक्ति द्वारा डाटा प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक बिल्कुल नहीं पहुंचता या पूरी तरह से नहीं पहुंचता है तो भेजने वाले को इसका पता नहीं लगता है। दूसरे शब्दों में अभी हमने बात की थी फीडबैक की, तो वो फीडबैक वाली विशेषता इस सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन के अंदर नहीं होती, क्योंकि हमने अभी इसके अंदर पढ़ा कि इसमें डाटा सिर्फ एक साइड से ही भेजा जा सकता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो हमने डाटा किसी को रिसीवर को भेजा है वो उस रिसीवर के पास पहुंचा या नहीं, क्योंकि वो आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई फीडबैक ही नहीं दे रहा। जब हमारे पास में फीडबैक नहीं आएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा मैसेज उसके पास गया अथवा नहीं। तो इस वजह से ये इसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि इसमें फीडबैक की विशेषता नहीं होती, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी अच्छे डाटा संचरण के लिए चारों भाग इसके मुख्य रूप से होने चाहिए, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम और चौथा फीडबैक, इसलिए इसमें फीडबैक की कमी होती है। इसके बाद में हमारा दूसरी विधि होती है हाफ डुप्लेक्स। तो देखिए हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि डाटा को प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर और प्राप्तकर्ता से प्रेषक की ओर संचरित किया जा सकता है। अभी अभी हमने जो सिंप्लेक्स विधि के बारे में पढ़ा था उसके उदाहरण के रूप में आप रेडियो या टीवी को देख सकते हैं। देखिए आप जब हम रेडियो या टीवी ऑन करते हैं तो उसके अंदर कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी म्यूज़िक आता है, कोई भी मूवी आती है तो उसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन क्या हम अपना कुछ भी उसके अंदर सेंड कर सकते हैं जो हम चाहें? टीवी या रेडियो के अंदर आप सेंड कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये एक दिशीय संचरण होता है, और यदि आपको उसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो क्या आप उसका फीडबैक दे सकते हैं? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे हम सिंप्लेक्स कहते हैं। दूसरा हमारा हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि डाटा को प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर और प्राप्तकर्ता से प्रेषक की ओर संचरित किया जा सकता है, अतः यह द्विदिशीय संचरण होता है। सिंप्लेक्स में एक दिशीय संचरण होता है जबकि हाफ डुप्लेक्स के अंदर द्विदिशीय संचरण होता है, परंतु इसमें एक समय में डाटा केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ सकता है, अतः इसमें एक एक करके डाटा को भेजा तथा प्राप्त किया जाता है। और सबसे बड़ी जो खास बात होती है वह यह है कि इसके अंदर फीडबैक भी होता है, अतः सेंडर को यह पता लग जाता है कि उसके द्वारा भेजा गया डाटा प्राप्तकर्ता के पास पहुंचा अथवा नहीं। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं हाफ डुप्लेक्स के अंदर, जैसे कि पुलिस विभाग के द्वारा तथा रेलों में प्रयुक्त, आपने देखा होगा वायरलेस उपकरण उन लोगों के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। उन वायरलेस उपकरण में यही होता है कि डाटा को एक से दूसरे स्थान पर और दूसरे से पहले स्थान पर भेजा जा सकता है, लेकिन एक एक करके, एक बार में दोनों ओर से ऐसा नहीं हो सकता कि डाटा भेजा भी जा सके और प्राप्त भी किया जा सके। एक एक करके हम उसमें डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स। तो देखिए फुल डुप्लेक्स जो विधि होती है उसके अंदर व्यक्ति एक ही समय में डाटा भेज भी सकता है और डाटा को प्राप्त भी कर सकता है। यह भी द्विदिशीय संचार होता है। जिस प्रकार से हाफ डुप्लेक्स द्विदिशीय होता है, इसी प्रकार से फुल डुप्लेक्स भी द्विदिशीय संचार होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति डाटा भेज भी सकता है और डाटा को प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन इसकी एक खास विशेषता यह है कि इसमें दोनों व्यक्ति एक साथ बोल सकते हैं। देखिए जो हमने हाफ डुप्लेक्स पढ़ा था और उसके अंदर एग्जाम्पल्स लिए थे वायरलेस का, रेल और पुलिस विभाग में जो वायरलेस
उपयोग होता है उसका उदाहरण हमने ले दिया था। उसमें आप देखिए कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोल सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता है। लेकिन जो हमारा फुल डुप्लेक्स वाली विधि है इसके अंदर दोनों व्यक्ति एक साथ बोल सकते हैं और इसमें फीडबैक की भी व्यवस्था होती है। इसलिए यह जो फुल डुप्लेक्स है वह सर्वाधिक तेज और विश्वसनीय होता है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए हम इसमें देख सकते हैं टेलीफोन सेवा। आप देखिए टेलीफोन सेवा के अंदर व्यक्ति बोल भी सकता है और सुन भी सकता है। आप जिस व्यक्ति को अपना डाटा भेज रहे हैं, जो भी सुना रहे हैं, वह एक बार में उसको सुन भी सकता है और बोल भी सकता है, यानी कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों विधियां डाटा संचार के लिए मुख्य मानी जाती हैं और इनमें से जो सबसे तेज और विश्वसनीय होती है वह फुल डुप्लेक्स वाली विधि होती है, जो आजकल सर्वाधिक प्रचलन में है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर संचार के कोड। देखिए कंप्यूटर संचार के कोड कौन कौन से होते हैं। कोड का मीन्स होता है कि कोई भी कंप्यूटर होता है वो जो अपना डाटा का आदान प्रदान करता है वो एक कोडिंग के रूप में करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर तथा कंप्यूटर उपकरण डाटा का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस या डिजिटल सिग्नल्स के रूप में करते हैं। हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर हमेशा डिजिटल सिग्नल्स के रूप में अपना कम्युनिकेशन करते हैं और ये जो संचार होता है वह कोड्स के रूप में होता है। ये संचार दो प्रकार का होता है, एक तो बाइनरी डिजिट 0 विद्युत धारा की अनुपस्थिति को दर्शाता है यानी ऑफ को, और जबकि एक विद्युत धारा की उपस्थिति यानी कि ऑन को दर्शाता है। हम पहले भी इस बात को जान चुके हैं कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी के अंदर 0 तथा 1 के समुच्चय के आधार पर कार्य करता है। तो जब इसमें 0 का होता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक करंट की अनुपस्थिति को दर्शाता है, और जब एक आता है तो वह विद्युत धारा की उपस्थिति यानी कि ऑन को दर्शाता है। किसी भी कैरेक्टर को भेजने के लिए 0 व 1 की भिन्न भिन्न रूपों में सीरीज़ भेजी जाती है। प्रत्येक उपलब्ध जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के अंदर आप अल्फ़ाबेट्स को ले सकते हैं, डिजिट्स को ले सकते हैं, सिंबल्स को ले सकते हैं, किसी भी पंक्चुएशन मार्क्स को हम उसके अंदर ले सकते हैं। ये जो उपलब्ध कैरेक्टर होता है वह बिट्स के समूह से मिलकर बना हुआ होता है और इन्हीं बिट्स के समूह को कोड्स कहा जाता है। भिन्न भिन्न कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन को देखते हुए इन कोड्स के विभिन्न मानक बना दिए गए हैं। जो सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाने वाले कैरेक्टर कोड्स हैं वे हैं नंबर 1 ASCII एंड नंबर 2 EBCDIC। ASCII और EBCDIC। तो देखिए जो सबसे पहले ASCII की बात करते हैं तो सर्वप्रथम तो आप ASCII का विस्तारित नेम लिख लीजिए। ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का फुल नेम। सेकंड है EBCDIC। EBCDIC का पूरा नाम नोट कीजिए। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब देखिए ASCII की जो निर्माता कंपनी है वह ANSI है और EBCDIC की निर्माता कंपनी IBM है। ASCII कोड के अंदर कुल बिट्स की संख्या 7 होती है,
जबकि EBCDIC कोड के अंदर कुल बिट्स की संख्या 8 होती है। ASCII कोड के अंदर कुल कैरेक्टर्स की संख्या 128 होती है, जबकि EBCDIC कोड के अंदर कुल कैरेक्टर्स की संख्या 256 होती है। तो इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ में कि ASCII की निर्माता कंपनी कौन सी है या EBCDIC की निर्माता कंपनी कौन सी है, इनके अंदर कुल कितने बिट्स की संख्या होती है, कुल कितने कैरेक्टर्स की संख्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से बनते हैं। इन दोनों प्रकार के जो कोड्स होते हैं उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं कि किन्हीं भी दो सिरों पर ठीक ढंग से डाटा के आदान प्रदान के लिए यह आवश्यक है कि भेजने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच में एक जैसा ही कोड उपयोग में आ रहा हो। यानी कि यदि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम संचरण कर रहे हैं तो आवश्यक है कि दोनों पर एक ही कोड उपयोग में लिया जा रहा हो एक बार में, या तो ASCII हो या फिर EBCDIC हो। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से दो कंप्यूटर संचार के कोड माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं डाटा ट्रांसमिशन के बारे में। डाटा संप्रेषण, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि डाटा संप्रेषण हम किसे कहते हैं। अभी अभी हमने बताया था कि डाटा संप्रेषण या डाटा ट्रांसमिशन, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने को हम डाटा संप्रेषण के नाम से जानते हैं। और यह जो डाटा संप्रेषण है यह दो प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट होता है सीरियल ट्रांसमिशन एंड सेकंड होता है पैरेलल ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन की, यानी कि क्रमबद्ध संप्रेषण के बारे में। क्रमबद्ध संप्रेषण जो होता है वह इसके अंदर क्या होता है कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डाटा को क्रमानुसार भेजा जाता है। इस प्रकार के जो संप्रेषण होता है इसमें बिट्स एक ही तार पर प्राप्तकर्ता के पास बिट्स के रूप में एक के बाद एक पहुंचता है। यानी कि इसमें अलग अलग तारों की आवश्यकता नहीं होती है। क्रमबद्ध या सीरियल ट्रांसमिशन के अंतर्गत इसके अंदर एक ही तार के माध्यम से प्राप्तकर्ता के पास बिट्स के रूप में सेंडर अपने डाटा को संप्रेषित करता रहता है और प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डाटा को क्रम के अनुसार एक क्रमानुसार भेजा जाता है। क्रमबद्ध संप्रेषण में डाटा को संप्रेषित करने के लिए केवल एक ही तार की आवश्यकता होती है। ये इसकी खास बात होती है कि इसके अंदर एक ही तार के अंतर्गत समस्त डाटा एक दूसरे रिसीवर के पास में भेज दिया जाता है। इसमें अलग अलग तार की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि दो कंप्यूटरों के मध्य जब संचार किया जाता है, डाटा ट्रांसमिशन किया जाता है, तो वह क्रमबद्ध संप्रेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें एक ही तार के रूप में और क्रमबद्ध तरीके से क्रमानुसार हम उस डाटा का संप्रेषण कर सकते हैं। सेकंड है हमारा पैरेलल ट्रांसमिशन, यानी कि समानांतर ट्रांसमिशन, समानांतर संप्रेषण। समानांतर संप्रेषण में डाटा की प्रत्येक बिट्स को भेजने के लिए एक पृथक तार होता है। ऐसा नहीं है जैसा कि क्रमबद्ध संप्रेषण के अंतर्गत हम एक ही तार के माध्यम से समस्त डाटा दूसरे रिसीवर के पास में भेज सकते थे, जबकि समानांतर संप्रेषण के अंतर्गत डाटा की प्रत्येक बिट्स को भेजने के लिए पृथक तार होता है और इस प्रकार के संप्रेषण में तारों की संख्या अत्यधिक हो सकती है। नॉर्मल सी बात है कि अत्यधिक तो संख्या होगी ही, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि प्रत्येक बिट को भेजने के लिए अलग अलग तार की आवश्यकता होती है। समानांतर संप्रेषण तकनीक तारों की अधिकता के कारण महंगी होती है, परंतु जो इसकी स्पीड होती है वह बहुत अधिक तीव्र होती है। ये बात तय है कि इसकी जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत महंगी होती है यह विधि, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है डाटा को ट्रांसमिट करने की एक स्थान से दूसरे पर, वह अत्यधिक तीव्र होती है। समानांतर संप्रेषण जो होता है वह क्रमबद्ध संप्रेषण से धीमा होता है। इसका उपयोग एक ही स्थान पर स्थित दो युक्तियों के बीच डाटा प्रेषित करने में किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं
कंप्यूटर तथा प्रिंटर के मध्य जो संचार होता है वह समानांतर संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। और जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के मध्य में संचार किया जाता है तो वह क्रमबद्ध संप्रेषण की श्रेणी में आता है। और जब कंप्यूटर तथा प्रिंटर के मध्य संचार हो रहा होता है तो वह समानांतर संप्रेषण के माध्यम से होता है। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से दो डाटा संचरण की या डाटा संप्रेषण की दो विधियां थी। इन दोनों विधियों का विस्तृत अध्ययन हमने हमारी इस क्लास में किया। नेक्स्ट क्लास में हम कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे। अभी हमने कम्युनिकेशन के बारे में जाना था, अब हम नेक्स्ट क्लास में कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।